तो एनिमल किंगडम, चूंकि हम तो यही पढ़ने आए हैं, प्लांट हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, मुझे पूरी तरह से याद है। अभी मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना है और वो है कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया। याद आ रहा है आपको? शायद याद हो। याद है किसी को? जब हम आपको पढ़ा रहे थे थैलोफाइटा, तो हमने थैलोफाइटा के एग्जाम्पल तो लिख दिए थे। क्या क्या थे? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और लाइकेन। ये चार, हमने चारों के बारे में विस्तार नहीं बताया अभी। तो आज की क्लास में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कल ही क्लास में पॉसिबल है, इसलिए हमने केमिस्ट्री को रखा है मंडे से, है ना। तो कल भी हम इस पे विचार करेंगे। लेकिन ये वो जो टॉपिक है ये पूरी तरह से एनिमल पर डिपेंड है, कि हम जानवरों का विभाजन करके देखें कि कैसे होता है। ध्यान देना, दो तरह से जानवर विभाजित होते हैं एनिमल। एक होता है एकल कोशिका वाले और एक होते हैं बहुल या मल्टी सेलुलर वाले। आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जिसमें एक कोशिका होगी उसमें एकल कोशिका, और जिसमें एक से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे? बहुल कोशिका वाले जीवधारी के रूप में माना जाता है। एकल कोशिका में अकेला कौन आएगा? प्रोटोजोआ आता है। और बहुल कोशिका को कहते हैं मेटाजोआ। तो दो हिस्सों में बटा, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ। हम लोग मेटाजोआ की श्रृंखला में आते हैं। मेटाजोआ में दो होते हैं, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, या इसे बोलते हैं नॉन कार्डेटा, यानी इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि जो इनका बैकबोन है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरे होते हैं कार्डेटा, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो जो बहुत बेसिक विभाजन है मेटाजोआ का वो यही है कि जैसे हमारे पास रीढ़ की हड्डी है तो हम कार्डेटा हो जाएंगे, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जैसे अब केचुआ हो गया, उसके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो वो नॉन कार्डेटा या इनवर्टिब्रेट हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट में बहुत सारे आते हैं, सिलेंट्रेटा, वार्म, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना। और कार्डेटा में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मछलियां, एम्फीबियस यानी कि उभयचर, जैसे रेप्टाइल्स यानी कि सड़क कर चलने वाले, बर्ड्स, और मैमेलियन यानी कि हम आप। तो हम प्रोटोजोआ को छोड़ करके सीधे पहुंच जाएंगे इन वर्टिब्रेट के कॉन्सेप्ट पर, और एक एक करके हर मुद्दों को देखना शुरू करेंगे। इससे पहले लेकिन आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं। वर्टिब्रेट जो बैकबोन वाले हैं, तो उसमें गाय है, मछली है, मगरमच्छ है, छिपकली है और बत्तख है। इनवर्टिब्रेट में ये सारे हैं, जिनमें से कुछ तो आप पहचान ही रहे हो, जैसे ये स्नेल है, और एक तो मकड़ी पहचान रहे हो, केकड़ा, क्रैप्स पहचान रहे हो, एंट पहचान रहे हो, लगभग तो पहचान गए, बस करो ज्यादा मत पहचानो। तो पहला जो है इस पूरे समूह में हमने ध्यान देना, जो हमारा प्रोटोजोआ था उसको हमने छोड़ रखा है। हम कहां गए हैं? मेटाजोआ में। मेटाजोआ मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो हम पहले शुरुआत कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट पर, या अकशेरुकी पर। हिंदी में इन्हें बोलते हैं अकशेरुकी प्राणी। ये जो वाला हिस्सा था यहां पर नॉन कार्डेटा, इसे कहते हैं एक नाम से अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी वाले को कशेरुकी प्राणी। तो दो नाम और ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमारी चर्चा होने वाली है अकशेरुकी में, जिनमें से पहला आता है जो फाइलम। फाइलम में संघ, क्या होगा? संघ होगा। ध्यान देना, अभी हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है कि फाइलम कहां आता है। तो थोड़ी ही देर पहले देखा गया था कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और क्लास के बाद फाइलम, यानी फाइलम बहुत ऊंचाई पर है। तो सबके अपने अपने फाइलम होते हैं, जिसके भीतर अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। तो पहला जो फाइलम है हमारा वो है पोरीफेरा। और पोरीफेरा के साथ कुछ खास बातें हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं, या ऑस्सुलम कहा जाता है इसे। ये छोटे छिद्र के तौर पर होते हैं। आमतौर पर पोरीफेरा जो पाए जाते हैं वो झीलों और समुद्र में होते हैं। अस्पंजनुमा होते हैं और चिपके होते हैं पत्थरों से। दे हैव मल्टी सेलुलर बॉडी एंड नो टिश्यू एंड ऑर्गन आर फाउंड। इनके पास कोशिका तो बहुत ज्यादा है, बट अभी
ऊतक नहीं बना है, ध्यान देना। कोशिकाएं 2 4 6 इकट्ठा हो गई हैं, इसलिए इनकी क्या कहा गया, मल्टी सेलुलर। पर यहां पर ना तो कोई टिश्यू है और ना ही कोई ऑर्गन होता है। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से जनन कर सकते हैं। इतनी बातें इंपॉर्टेंट तो है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि पूरी फेरा में कौन कौन आते हैं। जितने अस्पंजनुमा चित्र वाले होते हैं और जो समुद्र में रहते हैं, जैसे एक होता है यूस्पोंजिया, एक होता है एस्पोंजिला, एक है यूप्लेक्टेला। तो 3 याद रखना है, यूस्पोंजिया, एस्पोंजिया और यूप्लेक्टेला। यहां पर चित्र दिखाया गया है, यह है एस्पोंजिला। अब ये ना तो अभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी आप किसी समुद्री क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप चले जाओ मालदीव, या वहां ना जाके आप कहां चले जाओ, अपने यहां चले जाओ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में आपको अंडर वाटर ले जाते हैं दिखाने के लिए, और वो कोरल दिखाने ले जाएंगे आपको। उस इलाकों में कोरल होते हैं, तो वहां जब आप देखने जाएंगे तो कोरल के साथ साथ, क्योंकि कोरल तो इससे बड़ी इलाके में है, बड़ा प्राणी है, कोरल के साथ साथ आपको स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिया जैसे छोटे छोटे जीवधारी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है साइकॉन। तो स्पॉन्जिया को बोलते हैं स्नान स्पंज। कई जगहों पर इसे ला करके, जैसे हम लोग पत्थर रगड़ते हैं ना मैल छुड़ाने के लिए, देखा होगा, वैसे इसे स्पंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्जिला मीठे पानी का स्पंज होता है। यूक्लिप्टेला देखने में बड़ा सुंदर होता है, इसलिए इसको हम बीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। जापान में जब कभी शादियां होती हैं, विवाह, तो वहां पर यूप्लेक्टेला गिफ्ट में दिया जाता है। ऐसा कहते हैं ये पति पत्नी के समृद्ध जीवन का प्रतीक होता है। तो लोग जो जैसे अपने यहाँ जाते हैं तो वो ले जाते हैं गुलाब का फूल, या पूरा बुके बोलते हैं उसको। जैसे खान सरोवर में देखा था कि 3 4 ट्रॉली बुके हो गया था। अब पता नहीं कहाँ गया होगा वो, बट है ऐसा कि लोग ले जाते हैं, 100 200 500 रुपए खर्च करते रहते हैं। उस दिन शाम को बुके मिल नहीं रहा था, पटना में सब शॉर्ट हो गया था। हम लोग जब शाम को लेने गए तो 200 रुपए में मिल रहा था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, किसी को वहीं उठा लेंगे। हाँ, मतलब बहुत सारा गिरा रहेगा। तो फिर हमारे साथ के अध्यापक ने कहा अच्छा नहीं लगेगा, कैमरा लगा रहता है। तो फिर भी हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ अध्यापक हैं जिन्होंने कर लिया। है ना, उन्होंने चला के दिखाई, और सबसे बड़ा वाला देखा कि जो राजपाल साहब लाए थे, इतना सारा फूल था उसमें। कहीं ये उठाना है तो अच्छा उठाना है, लोकल थोड़ी ना उठाना है। हालांकि एक फूल से भी हम उन्हें गिफ्ट कर ही सकते हैं किसी को। जैसे मोदी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने एक नियम लगा दिया कि जब भी कोई बड़ा या छोटा मिलेगा तो केवल 1 गुलाब का फूल देगा, है ना। वो बात अलग उन्होंने कंगना रनौत से नहीं लिया। है ना, वो फूल मना कर दे, मतलब लिए नहीं थे, है ना। बट ये अच्छा लगता है, गुलदस्ता देने से बेहतर है आप किताबें दें या जो भी है, बट देना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के, इसे ध्यान रखिएगा। वो है स्पॉन्जिला, तो आपने पढ़ा। एक और है साइफोन करके है, या साइकॉन करके है, ध्यान देना। इनमें कॉलर सेल प्रेजेंट होती पोरीफेरा में, साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंट। ध्यान देना, पूछ सकता है कि इसका जो पोषक पदार्थ है वो कहां से मिलता है, तो वो हो जाएगा कॉलर सेल। स्पेशल कैनाल सिस्टम एंड नॉन मूवेबल कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिफेरा। इनके पास एक विशेष कैनाल सिस्टम होता है, और ये जहां रहते हैं वहीं चिपके रहते हैं। इनके पास घूमने की क्षमता नहीं होती, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इनके पास गतिशीलता बिल्कुल नहीं, ये जहां रहेंगे वहां पत्थरों से चिपके रहेंगे। दूसरा जो है उसे बोलते हैं सिलेंट्रेटा, अगला समूह है फाइलम सिलेंट्रेटा। इस संघ के जीवधारी का शरीर थ्रेड नुमा या धागे नुमा होता है। और अब पहली बार आपको क्या मिलना शुरू हो गया, ऊतक या टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया। इनमें नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं होती हैं, जिससे जहर फेंकते हैं और अपना बचाव करते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओनली फ्यू शो द एसेक्सुअली। कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल होते हैं, बाकी अलैंगिक जनन दिखाते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना है, कुछ यहां पर है, जिनमें से एक आपको खूब मिला होगा, हाइड्रा। कभी सुना है? तो जब आप बडिंग पढ़ रहे थे, याद आ रहा है कि हाइड्रा में जो जनन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। एक और आपने पढ़ रखा होगा जेलीफिश, कि जेलीफिश में, अच्छा आपने भी नहीं पढ़ा,
जेलीफिश में चमक होती है, इसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये समय के साथ चमकती हैं और चमक करके अपने जो इनके शिकारी होते हैं उनको चकमा देती हैं, और इनमें जहर भी होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला कौन सा है, हाइड्रा। हाइड्रा को पोलिप भी कहा जाता है। अगला है जेलीफिश, इसे हम ओरेलिया या मेडुसा के नाम से जानते हैं। जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है, इसमें बायोल्यूमिनेंस या जीव दत्त होता है। अब ध्यान देना, जिसको बार बार पूछता है एग्जाम, वो है कोरल या मूंगा, है ना। आप कभी ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि सबसे बड़ी है, वो मूंगे की चट्टानें होती हैं। ये रेड कोरल्स होते हैं। ये जैव विविधता बहुत बड़ा दिखाते हैं और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जिस तरह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के साथ, उस तरह से विरंजन बढ़ रहा है ना। जो कोरल रीफ है वो हाई टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे डिग्रेडेट हो रही हैं और समाप्त होने के चांस पर हैं। इसका असर ग्रेट बैरियर रीफ पर भी देखा जा रहा है। एक और है सी एनेमोन, और ये फूलों के समान है। हर्मिट केकड़े के साथ ये सहजीविता दर्शाते हैं। तो इतने एग्जांपल्स थे। अगला है प्लैटीहेल्मिन्थेस, तीसरा समूह है ये, यानी कि फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसके जीवों को अगर आप देखना चाहें तो अब थोड़ा सा शरीर तुलनात्मक रूप में बड़ा हो गया है और कोशिकाओं के साथ साथ ऊतकों की संख्या में वृद्धि हो गई है और आकार कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच रहा है। इसलिए अब यह तुलनात्मक रूप में ज्यादा विकसित जीवधारी हैं और इसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों अवस्थाओं में खुद को विकसित करते हैं और इनके पास व्यापक विकसित शरीर दिखनी शुरू हो जाती है। और यहां से हमें क्या मिल गया है? ऑर्गन। अभी तक क्या मिला था? टिश्यू। पहली बार आपको इस समूह में अंग प्रदर्शन, मतलब ये वाला अंग प्रदर्शन, वो वाला नहीं, पहली बार ऑर्गन दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। इनमें चूसक और कांटे पाए जाते हैं और उत्सर्जन के लिए विशेष फ्लेम सेल होती है। ध्यान देना, यह सवाल पूछा गया है कि जब हम एक्सर्शन करते हैं तो किससे करेंगे? फ्लेम सेल से। ये हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं या उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक में ही मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इनमें पाचन तंत्र जैसा एक छोटा सा छिद्र होता है और मुख और गुदा द्वार होते हैं। इनका शरीर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब यह हुआ कि बीच से क्या हुआ है? बटा हुआ है, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ से बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो इनके शरीर की सबसे बड़ी खासियत है। ध्यान रखना, हमने तीसरे यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस कंडीशन में आने पर थर्ड फाइलम पर ऑर्गन पाया है, दूसरे फाइलम पर टिश्यू, और पहले फाइलम पर टिश्यू भी नहीं थे, ग्रुप ऑफ सेल ही थे। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक है फ्लैट वार्म और एक है फ्लूक। फ्लूक बड़ा फेमस है। और एक है टैप वार्म और एक है मोनोजेनियन। तो याद रखिएगा इन्हें, टैप वार्म, फ्लूक और फ्लैट वार्म और मोनोजेनियन। एक बड़ा फेमस है टीनिया सोलियम, इसे हम पोर्क टैप वार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम मिलता है सुअरों में और इनका बुरा असर जाता है हमारे व्यक्तिगत शरीर पर। ये ऐसे प्लैटीहेल्मिन्थेस जीव हैं जो मिट्टी आदि में रहते हैं। कई बार हम बिना हाथ धोए खा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें बीमार भी कर देते हैं। इसलिए इन्हीं के डर से बार बार हाथ धोने की आवश्यकता होती है। इसी में एक और आता है जिसका नाम है प्लेनेरिया, बहुत फेमस है, इसे ध्यान में रखना, जो कि पैरासाइट होता है। चौथा है एस्केहेल्मिन्थेस। अब देखो तो इनका शरीर कुछ सेंटीमीटर से बढ़कर के थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो तीसरा समूह था उसके बदले में चौथा फाइलम और ज्यादा विकसित हो गया। इसको हम गोल कृमि या नेमोटोडा के नाम से जानते हैं। क्या समय तो नहीं हो गया है? कितना बज रहा है? अरे अभी तो आधा घंटा है। पागल है कहीं, 11:30 बजे की है ना क्लास। बस ध्यान रखना, हर समूह के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इतना हो जाएगा ना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसमें। अगर आप सोचो कि मेरा कोई रोल है तो मेरा रोल जितना था मैं कर दे रहा हूं, इसमें आपको थोड़ा सा अरुचि पैदा होगी।
कारण कि इसे ना तो आपने कभी देखा है, नहीं हो सकता है लग रहा हो, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं कि आपने ऐसे जानवर ना तो कभी देखे हैं और ना ही इनसे कोई वास्ता है, इसलिए ये आपके लिए पहली बार है। तो बस प्रयास ये करो कि इतना याद रखो कि कोरल रीफ किस समूह में थे, उनके फाइलम का नाम याद रखो, इतना हो जाएगा तो काम बन जाएगा। कि वो बेसिक सवाल पूछेगा अपने यहाँ। हाँ जी, नहीं इतना कठिन नहीं पूछेगा, वो तो मैंने इसलिए कर रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ध्यान रखना कि केवल एग्जाम्पल्स याद रखिए, है ना। क्लास में एंट्री करने के बाद स्टूडेंट को रोका जा रहा है कि ब्रेक कितने देर, थोड़ा बड़ा करो भैया, बहुत ज्यादा छोटा लिख दियो, जूम कर दो। स्टूडेंट पर अनाउंसमेंट, अच्छा हमें करना है कि आपको क्लास में एंट्री करने के बाद स्टूडेंट को रोका जा रहा है कि ब्रेक कितने देर का था, और ब्रेक एंड होने के बाद स्टूडेंट संस्थान के प्रबंधन के साथ गाली गलौज करते हैं। ऐसा करते हैं क्या? तो उनका फोटो खींच लो और उनकी फीस लौटा दो, बस यही कर दो। 3-4 फोटो खींच लियो ना, अभी मुझे भेज देना, हम वहां से अप्रूव करा देंगे। 3-4-5 होंगे या 10 होंगे, बहुत 10 है ना, तो 1-1.5 लाख रुपए हमारा ना सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 लाख ना सही, लेकिन सुनो 4 महीने का पैसा काट लेना, हम उनको बोल देंगे कितना काटना है, उसी जितना विषय होता है ना उतना पैसा कट जाता है। और ये ऐसा हुआ है, हाँ पहले ही बता रखा हूं, तो अभी मैं करवा दूंगा उधर से। मुझे इतनी ताकत होती है हमारे अंदर कि अध्यापक अगर मैं सीधे भेज दूंगा, अभी इसको भेजना कहाँ है, नोएडा, वहां से शाम तक आपका पैसा फाइनल हो जाएगा, और अगले दिन आप आओगे तो ये लिफाफा आपको पकड़ा देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, हाथ जोड़ के भैया हम योग्य नहीं है आपको पढ़ाने के, आप कहीं और देख लो, जितना हुआ उतना हो गया, धन्यवाद। कोई विवाद की बात ही नहीं है इस समय, क्योंकि आपको हमारी बातें तो माननी पड़ेंगी ना। उसके बाद हाथा, अच्छा हाथापाई तक हो गया, ठीक। ये इसी क्लास के, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा अच्छे लोग नहीं है, हाँ हाँ, कई बार ना जैसे हमारे प्रबंधन को आके धमका जाता है कि तुम वो बाहर देख लेंगे। अरे भाई, खड़े खड़े निकल जाएंगे ये लोग, इतने मजबूत लोग हैं। आपको क्या लगता है? मतलब मैं धमका नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। और पहली बात, अच्छा विवाद विवाद, हम्म। अच्छा संस्थान के लोग, नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो, बता रहे हैं। अगर आप 12 महीने आ रहे हो पढ़ने, तो आप ये तय मान के चलो कि हर दिन तो अच्छा होगा नहीं, हमारा भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। दूसरा, हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बात को समझिए। विवाद करने से, या हम अभी उतने योग्य व्यक्ति नहीं रह गए कि हम ईगो करें, है ना। तो जैसे एक होता है कि ऐंठन होती है हमारे, मैं भी आपकी जगह होता और हमें 7 बजे बुलाया जाता और पता चले क्लास बंद हो गई, तो हम तो कहते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्रांतियां तो यहीं से निकलती हैं। भाई सीधी सी बात है, आपके अंदर बहुत हाइपर पावर है, पर मेरा अपना मानना है, अभी आप बच्चे हो, अभी समझ नहीं पा रहे हो। हमने जो भी कहा कि ये इतने पावरफुल हैं, बट सच्चाई की ये ऐसा करते नहीं है। आपको कितने, 1-8% है किसी फीस लौटाई गई? एक कभी बहुत रेयर केस, जैसे इन्होंने जो बदतमीजियां की हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम इनको निकाल देंगे। अभी हम इनको बुलाएंगे, इनसे पूछेंगे, इनका भी पक्ष लेंगे, इनसे हम ये कहेंगे आगे से ऐसा मत करना। भाई बहुत से कारण है ना, लेकिन जब ये दोबारा फिर कर देंगे, 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, या किसी बच्ची पर नजर डाल देने, तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं ना कि 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार इन्होंने कर दिया। तो अब अगर हम इस तरह से मान लो रिकॉर्ड रख लिए, तो नैतिकता किसकी मजबूत हो गई? संस्थान की। ऐसा होता है। अब आपकी तरफ से क्या चाहिए कि अगर 12 महीने आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो कई बार इनसे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि मैं अगर
3 घंटे पढ़ाया, एक आध वर्ड मुझसे गलत निकल गया। मैं भी तो साइंस का ही स्टूडेंट हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं मास्टर हो गया हूं। सीखनी तो है, हम भी सीखते हैं और आप भी सीख रहे हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मान लो कि इन्होंने कह दिया कि भाई आप बाहर रुक जाओ क्योंकि आप टाइम पर नहीं आए हो, रुक जाओ। उसको एज ए एक एसडीएम के रूप में लो, ये हम एक अधिकारी तो बनने वाले हैं। मुस्कुरा खड़े हो जाओ, यार रोक दिया इन्होंने, क्योंकि ये जीवन में होता रहेगा। आज आपको लग रहा है कि नौकरी बड़ी मजेदार है, जब नौकरी करोगे ना भैया, तो आपको इतने ज्यादा टॉक्सिक लोग मिलेंगे, जहर कि लगेगा कि इनकी मर्डर कर देते हैं। ये लगता है नौकरी में जो सीनियर होते हैं, ब्रेक के बाद भी ये लोग रोड पर खड़े, नहीं तो रोड पे क्यों खड़े रहते, खड़े रहने दो, रोड तुम्हारा थोड़ी है। रोड पे खड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना भी ना करो ना जितना ना हाँ, रोड पे खड़े रहना इनका व्यक्तिगत अधिकार है, कहीं खड़े रहे, है ना। बट अनुशासन की बातों कर रहे हैं ये थोड़ा सा। अब आपकी जो ये पूरा आपका बैच है, ये बड़ा अनुशासित माना जाता है। अगर इसमें भी कुछ लोगों ने किया है, तब एक बार हमें फोटो दिखा देना दीपक भैया, श्री दीपक जी, आप मुझे ये फोटो दिखा देना, उनसे मिलवा देना, मैं उनको प्यार से गले लगा लूंगा, 10-5 दे दूंगा, शांत हो जाएंगे, है ना। हाँ जी, नोएडा चला गया है, अभी हम बात कर लेंगे, नोएडा में कुछ करने नहीं देंगे, चिंता ना करो, घबराना ना भैया, हम हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना करना। ये लोग भी भाई देखो, ये लोग नौकरी कर रहे हैं भैया, इनका भी अपना घर परिवार है। आपको ये ध्यान देना चाहिए ना कि इनको कहा गया है तभी तो ये कर रहे हैं, ऊपर से आया होगा। तो एक ही मैं ही हूं अध्यापक की जो स्वतंत्र है, बाकी यहां कोई स्वतंत्र नहीं है। हर चीज के ऊपर हायरार्की लगी है अध्यापक को छोड़ करके, क्योंकि अध्यापक स्वतंत्र, अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कैसे। तो और हमारा आपका संबंध अलग संबंध है, इनके साथ उलझा मत करिए, बहुत प्यार से डील करिए, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उसे मन में रखो और बल्ले से जवाब दो। कैसे जवाब देना है, मान लो इन्होंने आपको 2-3 दिन प्रताड़ित किया, एक डायरी में नोट कर लो और पढ़ते रहो चुपचाप। सिलेक्शन हो जाए, फोन करने उठाओ ही ना। सिलेक्शन हो जाएगा तो ये फोन करेंगे आपको कि भैया आओ फोटो खिंचा लो, कह दो सॉरी आपके प्रबंधन ने 3 दिन मुझसे बदतमीजी की थी, ये ले आओ। और जिस दिन यह कर दोगे और सिलेक्शन लेके आओ, मैं हृदय से खुश हो जाऊंगा, यार लड़का चुपचाप पढ़ाई कर लिया और सिलेक्शन लेके गया। तो जवाब कैसे देना है, बल्ले से देना है, मुंह से जवाब थोड़ी दिया जाता है, भाव 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 भाव, कुकुर है हम नहीं। तो जवाब किससे दीजिए, गेंद और बल्ले से उठा के 6 मार दो, टॉपर, और टॉपर आ जाओ। और उसके बाद डायरी में लिखे हो कि इनके प्रबंधन ने हमें 3 दिन बाहर खड़ा किया था, और जब हम फोन करेंगे, हेलो भैया आओ फोटो खिंचानी है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीनशॉट भेज दो कि अब हम आपको मनौती करेंगे, भैया माफ कर दो गलती हो गई, आओ ना तो ये दौर लाओ ना, मेरी बात से सहमत है। हाँ, अब एक दिन ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई नया घर बन रहा था, और किसी मैच में वो धोनी की वजह से टीम हार गई रांची में, और घर तोड़ दिया लोगों ने जाके धोनी का। हाँ कहीं था, मुझे भूल गया, लेकिन ऐसा था कि लोगों ने धोनी का घर तोड़ दिया लेकिन उसके कुछ महीनों बाद जब धोनी जीते तो थाला फॉर रीजन, अब वही धोनी तो थाला फॉर रीजन। अब धोनी अगर घर तोड़ने वालों से भिड़ जाते जाएगा, मार इसको लग जाओ, कैसे तोड़ा बे लाओ किसने तोड़ा, काम तो नहीं बनता ना। हमें किसी से भिड़ना नहीं है, हमें चुप रहना, शांत साइलेंट, अपने काम पर लगे रहना है ना, ये ध्यान दो। जैसे अब हम लोग हैं यहां पढ़ा रहे हैं सुबह से शाम तक, ये बहुत टेक्निकल मामला है, जरा सा मिस्टेक हुआ नहीं कि ये वीडियो बन रही है, आप में से ही कोई लोग काट करके लगा दोगे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, और फिर कैरियर पर सवाल आ जाएगा कि यार क्या ही पढ़ा रहा है। तो क्या हमारे जीवन में टफ नहीं होता होगा, बहुत सी चीजें, गांव का, घर का, XYZ, बट हर चीज को मैं या तो चुप रह के या तो पैसा फेंक के शांत कर देता हूं। कि कोई आया मान लो विवाद कर रहा है, हमने फोन कर दिया कि भाई कितना चाहिए, तो बता 50 जो शांत हो जाएंगे, 55 डाल देता हूं, जाओ दोबारा घर की तरफ मत आना। तो क्षमता है तभी तो कर ले रहे हैं। या बहुत परेशान किया तो हमने अपने जिले के SP फोन कर दिया,
कि भाई ऐसा देख लो, उसको दो चार उठा के दो चार लगा दो, तो उठा के दो चार लगा दिया, दोबारा समझ जाएगा इसका पावर तो बहुत ज्यादा है ना। कि सठ सुधरे, तो सठ जो सुधरते हैं वो आमतौर पे नहीं सुधरते, उनको सुधारना पड़ता है। लेकिन हर स्तर का अपना एक पॉइंट है। आप डायरेक्ट हाथापाई पे तो नहीं आ सकते ना कि रुको तो लाते हैं पुरुष जो हम कुश्ती करेंगे। आज के जमाने में कुश्ती कहां हो रही है, अब तो सब टेक्निकल मामला है। तो अपना जवाब कैसे देना है, सेलेक्ट होकर, समझ गए। और ना जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप एक झुके हुए फल हो जाते हो, ऐसा वृक्ष हो जाओगे जो अपने आप डाउन हो जाएगा। और इतने तो आप स्वार्थी नहीं हो कि सिलेक्शन के बाद आप ये ना कहो कि देयर इज जीरो रिस्पॉन्सेज, जीरो वैल्यू ऑफ केजीएस इन माय सिलेक्शन। असंभव, आपका जमीर मर जाएगा, आप इंसानियत समाप्त कर दोगे। आप रात को सोओगे, सपने बुरे बुरे आएंगे, है ना, गाड़ी का टायर फट जाएगा, क्योंकि हमने तो काम किया है ना। नहीं जिंदा रहोगे इतना बोला नहीं, है ना। मैं मतलब जो बता रहा हूं सच्चाई है कि आप ठीक है, और ये दौर है, ये सब मजे लीजिए इनके। जीवन में कभी पाओगे ऐसा कि बाहर खड़ा कर दिया गया था, मुस्कुराओगे, यार बाहर खड़ा कर दिया, चलो ठीक है, यहां से बाहर निकाल दो, अच्छा निकाल दिया, कोई बात नहीं मजा आ रहा है। क्योंकि इसके बाद आप नहीं पाओगे, इसके बाद भैया विवाह हो जाएगा और जीवन के तमाम संघर्षों में व्यस्त हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर उनका एडमिशन कराने में परेशान हो जाओगे, फिर उनका रेनकोट खरीदो, उनकी कॉपी पे वो चढ़ाओ ना, नाम चिपकाओ, है ना, दुनिया का बुखार जुकाम उनको पकड़ रहा, उनकी दवाई कराओ, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे धीरे धीरे। और उस दिन जब अकेले एक दिन बैठोगे तो बात याद आएगी कि यार क्लास में बाहर निकाल दिया गया था, अच्छा लगा था। तो दौर है, मजे लीजिए, विवाद की आवश्यकता नहीं है। चलिए लौटते हैं। तो इनका शरीर क्यूटिकल युक्त है, ध्यान देना, यह शब्द आ सकता है कि किसके शरीर को क्यूटिकल कहा जाता है। तो जो गोल कृमियां नेमोटोडा होते हैं। दूसरा, ये मुख्य तौर पर त्रिस्तरीय, थर्ड लेयर के बने होते हैं। इनमें आहार नाल एक सिरे में मुख और दूसरे सिरे में गुदा होती है, एक तरफ से मुख और दूसरी तरफ से गुदा स्टार्ट होती है। नर और मादा नर से लंबी होती है। अधिकांश जंतु अंतः परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपने पढ़ा है बुचेरिया बैंक्रोफटाई, पढ़ा है। जब आप पढ़े थे हाथी पांव, तो वहां पर बुचेरिया टिमोरी, बुचेरिया मलाई और बुचेरिया बैंक्रोफटाई। इसके अलावा थ्रेड वार्म या इन्हें पिन वार्म के नाम से जानते हैं, और एक है एस्केरिस लुब्रिकोडेस और एक है लोआ लोआ। तो 3-4 फेमस नाम है, बुचेरिया बैंक्रोफटाई, पिनवार्म, एस्केरिस लुब्रिकोडिस और लोआ लोआ, जिनको हम एस्के हेलमेंथीस कहते हैं। बुचेरिया बैंक्रोफटाई से क्या हो गया था, हाथी पांव या फील पांव अथवा एलिफेंटेसिस के नाम से। पांचवा जो संघ है वो है एनेलिडा। ये वो वाला संघ है जिसमें क्या होता है, केचुआ। अब इनके शरीर प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं, हर चीज इनमें मिलेगा, अर्थात बॉडी में खंड युक्त होता है, हर जगह पर सेगमेंटेड बॉडी होगा, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है। इन्हें हम नली के अंदर नली वाला माना जाता है, और सिलोम उपलब्ध होता है। इनमें डाइजेस्टिव भी होगा, एक्सीटरी भी होगा, नेफ्रेडिया के रूप में ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, नर्व सिस्टम हो गया, लगभग पूरा शरीर क्या हो गया होता है, डेवलप हो गया है। ये तालाब में, फ्रेश वाटर में और कीचड़ में और झीलों आदि में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है अर्थवार या केचुआ, दूसरा आता है लीच या इसे कहते हैं जोंक, और एक और आता है नेरिस। नेरिस को नेरिस के ही नाम से जानिए, क्योंकि अलग अलग नाम इसके होते हैं, तो नेरिस महत्वपूर्ण है। केचुए को लेकर के कुछ बातें पूछी जाती रहती हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा। तो इसका जो जीनस है वो फेरिटिमा है, और स्पीशीज क्या है, पोस्थुमा है। ये द्विलिंगी जंतु है, मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। केचुए के आधार तल के 14वें खंड में मादा और 18वें खंड में नर जनन भाग होता है, यानी कि जो सेगमेंट होता है, 14 नंबर का सेगमेंट मेल को और फीमेल को, 18 नंबर मेल को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें हम किसानों का मित्र, इंटेस्टाइन ऑफ सॉयल,
बैरोमीटर आप सॉइल या बर्मी कल्चर करते हैं ना, इसका इस्तेमाल करके आदि नामों से जानते हैं। इनमें पतले बॉडी स्टिक पाए जाते हैं जो इन्हें गमन करने में, देखा होगा इस तरह से ये चलते हैं, हल्का सिकुड़ के फिर फैलते हैं, सिकुड़ के फैलते हैं। 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर में 4 हृदय होते हैं। कितने नंबर पर? 7, 9, 12 और 13 पूछा गया है। यह यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन तीनों का उत्सर्जन करता है। और त्वचा सांस लेते हैं त्वचा से, बशर्ते एक शर्त है कि ये कैसा होना चाहिए, गीली त्वचा होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। वेट मॉइस्ट स्किन की आवश्यकता है, सूखे में सांस नहीं ले पाते, वो ये बात अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला 6 नंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आपने केचुआ स्पेशल पढ़ा वहां पर। आर्थ्रोपोडा में बहुत अलग अलग तरह के जंतुओं को बांटा गया है, कुछ पंखों के हिसाब से, कुछ इनके पैरों की संख्या के आधार पर, तुलनात्मक रूप में बड़े होते हैं। अब ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है, यानी क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के जीवधारी होते हैं। इनमें ये हर जगह, पानी में, हवा में और जमीन, हर जगह ये पाए जाएंगे। इन जंतुओं का शरीर सेगमेंटेड होता है। लेग आर ज्वाइंटेड विद द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, टोरस एंड एब्डोमेन। सिर है, धड़ है और एब्डोमेन या पेट में या उदर में बटे होते हैं। जंतुओं का शरीर काइटिन, याद है एक था कार्बो हाइड्रेट, याद आ रहा है? हमने काइटिन नामक एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जो कि ऊपरी कंकाल होता है ऊपर से। श्वसन के लिए जलीय जीवों में क्लोम होता है, स्थलियों में ट्रैकिया या बुकलंग, ये भी आपने पढ़ रखा है, पाए जाते हैं। त्वचा के द्वारा सांस भी लेते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र ओपन होता है, 4 भागों में होते हैं। क्रस्टेशिया होते हैं, मेरियोपोडा होते हैं, इंसेक्टा होते हैं और आर्केनाइडा होते हैं। ध्यान देना, क्रस्टेशिया, मेरियोपोडा, इंसेक्टा और आर्केनाइडा। तो सबसे प्रमुख कौन कौन से हैं? क्रस्टेशिया, आर्केनाइडा, इंसेक्टा और मेरियोपोडा या मिलीपीड्स के नाम से इन्हें जानते हैं। इनमें से पहला है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में सबसे प्रमुख जो आपको याद रखना है वो याद रखना है क्रैब या केकड़ा। एक प्रॉन करके मछली आता है, अक्सर विदेशों में लोग खाते हैं, इसके सर पे मार देते हैं। हाँ, और इसके अलावा एक और याद रखना क्राई फिश करके है, ये भी लोग खाते हैं। मछली नहीं है ये, मछली नाम ही दिया गया है। इसके अलावा एक सैंड हुपर होता है, ये भी खाया जाता है। एक और अगर आप इनमें से बस इतना ही याद रखना, बाकी तो क्रिल करके एक आता है, ये भी लोग खाते हैं। तो ये जब आप कभी थाईलैंड साइड जाएंगे, पैसा बहुत होगा, तो वहां के लोग ये बहुत खाते रहते हैं। भारत में साउथ की तरफ जाओ तो भी आपको मिल जाता है। तो क्रस्टेशिया के नाम याद रखिएगा बस खाली, बाकी ये विकल्प ऊपर के नहीं याद रखने। आगे दूसरा है मेरियोपोडा। मेरियोपोडा में बहुत सारे लेग होते हैं, जिनमें से एक होता है सेंटीपीड और एक होता है मिलीपीड। इनको आपने देखा होगा कान वान में घुस जाते हैं ये, इनको गोजर कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, यही कहते हैं। हाँ, तो ये ऐसा होता है। एक तो राम की घोड़ी भी होती है, समूह में चलती है, लाल लाल। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, नाम यहाँ पर सेंटीपीड और मिलीपीड के नाम से इनको हम जानते हैं। आगे है इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब कीट वर्ग, जितने भी कीट होते हैं इंसेक्टा में आते हैं। सबसे खास बात है पैरों की संख्या, कितना? 6। 3-3 की श्रृंखला में बटे होते हैं, जिनमें 6 पैर होगा वही इंसेक्टा होगा। रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता और ओपन तंत्र है। एग्जाम्पल खटमल, जूं, पिस्सू, चींटी, दीमक और सिल्वर फिश, ये सब पंख इंसेक्टा हैं। मक्खी, तिलचट्टा, बर्र, तितली और मच्छर और टिड्डा, ये पंख वाले, सॉरी ये कहां गए फिश, ये पंख इंसेक्टा नहीं है, नीचे वाले पंख इंसेक्टा होते हैं। वही बात एग्जाम्पल दिया गया है, फ्लाइज, कॉकरोच, वैप्स, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोस एंड ग्रासहोपर, ये बिंग्ड है, ऊपर वाले बिंग्ड नहीं है, ध्यान देना है इनको। आगे है आर्थ्रोपोडा में क्लास आर्किनाइडा। आर्किनाइडा में आते हैं, ये ध्यान देना, आर्किनाइडा में सबसे प्रमुख है स्पाइडर। स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होता, स्पाइडर में नंबर ऑफ लेग ज्यादा होते हैं। मिलेट्स या चिंचिड़ियां होती हैं, टिक्स या किलनी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है स्कॉर्पियन या बिच्छू।
देखो ना, इनमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 पैर आ गया। तो पैर जहां 6 से ज्यादा हुआ वो अपना समूह बदल देते हैं और आर्किनाइडा में शामिल हो जाते हैं। अगला है फाइलम मोलस्का। ये मुलायम प्राणी होते हैं और अपने ऊपर एक खोल रखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे यहां पर है स्नेल, ये समूह नंबर 7 था, मुलायम शरीर वाले हैं। दे आर फाउंड इन मैरीन, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट शॉल। शरीर पर मेंटल होता है, हैज हार्ड कवर मेड विथ कैल्शियम, ऑल्दो ऑक्टोपस इज एक्सेप्शन। जो ऑक्टोपस होता है वो कवर नहीं रखता, ये केवल और केवल अपना बहुत मुलायम शरीर ही दिखाई देता है, 8 पैरों वाला। रंगहीन रक्त होता, अथवा इनका रक्त कैसा होगा, नीला कलर का होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पहला एग्जाम्पल है सीपिया। सीपिया को बोलते हैं कटल फिश, जिनमें 2 आंखें और 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं और इनमें इंक ग्लैंड या स्याही ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये कटल फिश का चित्र है। इसके अलावा और जो प्रमुख उदाहरण है वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में याद रखिएगा भुजाएं कितनी है, 8, हृदय कितना है, 3 और 9 मस्तिष्क। कितने मस्तिष्क होते हैं, 9। 8 भुजाओं में एक बीच में, तो 8 भुजाओं में 8 मस्तिष्क और एक मस्तिष्क बीच में। एक बड़ा फेमस ऑक्टोपस था पाल बाबा के नाम से, आई थिंक आपने कभी सुना हो। तो पाल बाबा अब मर गया। तो पाल बाबा फुटबॉल और उसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को बताता था कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप जब होता था तो पाल बाबा को लाया जाता था और 3-4 टीमों का बॉक्स बनाते थे नीचे, और पाल बाबा जिस बॉक्स की तरफ चला जाता था उस वो टीम हमेशा विजयी रही है। और एक क्रम चला है करीब 7-8 सालों तक कि पाल बाबा को लाओ और जिस टीम के ऊपर चले जाएंगे वो अंतिम वो जीत जाती थी। तो ये बड़ा फेमस ऑक्टोपस हो गया था। तो वहीं से ऑक्टोपस को लोगों ने बहुत जाना। हाँ, तो कई बार ये काम किया ना, जीवित रहते हैं बहुत दिन तक। भुजाओं पर चूसक होते हैं, यहां पर डॉट 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 लगा होता है। एक और एग्जांपल है स्क्विड। दुनिया में सबसे बड़ी आंख इसी के पास होती है, स्क्विड के पास। आंख दिख रही है इसकी, बॉडी के हिसाब से आंख बहुत बड़ी है। द क्रिएचर विथ लार्जेस्ट आई इन द एनिमल किंगडम, और उसका नाम है कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ी आंखों वाला प्राणी है पूरे एनिमल किंगडम। जैसे अगर हम लैंड की बात करें तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के पास है ना, जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनके पास सबसे बड़ी आंख होती है, अगर केवल लैंड की बात की जाए। और पूरे एनिमल किंगडम की बात की जाए तो वो कोलोसल स्क्विड होते हैं जो सबसे बड़ी आंखों वाले होते हैं। 8 नंबर है इकाइनोडर्मेटा। इसमें सबसे प्रमुख है स्टार फिश, तारा मछली होती है, स्टार की तरह दिखती है। इनकी त्वचा कांटेदार होती है और अस्पष्ट शीर्ष और मस्तिष्क का अभाव होता है। स्टार फिश है। सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा है, जो आप ऊपर देख रहे हैं वो सी कुकुम्बर है या समुद्री खीरा है। एक है ब्रिटल स्टार और एक है सी अर्चिन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सी अर्चिन है। और एक है थायोन और एक है एंटेडॉन। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल है। एक और है फाइलम हेमिकार्डेटा। फाइलम हेमिकार्डेटा बहुत फेमस फाइलम नहीं है, इसको बस कार्डेटा से पहले का कार्डेटा मानते हैं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम सीधे प्रवेश कर जाते हैं कहां पर, कार्डेटा पर। ध्यान देना, इसे नहीं लिखना है, बस खाली याद रखिएगा 9 नंबर का नाम क्या रखना है, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा से पहले। तो 9 के बाद कहां पे आ गया सीधे हम 10 नंबर पर, जिनमें से कार्डेटा। कार्डेटा वो है जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद है। जिनमें से आते हैं रेप्टाइल यानी कि सरकने वाले, मैमेलियन यानी कि व्हेल है ना, या मनुष्य। इसके अलावा एम्फीबियन या पीसिया या मछलियां आती हैं। यानी कि लगभग जितने प्राणी हैं वो सारे के सारे कार्डेटा में आते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, वार्म ब्लडेड में और कोल्ड ब्लडेड में। जो वार्म ब्लडेड होते हैं इनका टेम्परेचर कांस्टेंट या नियत रहता है, मतलब ठंडी के मौसम में भी वही तापमान रहेगा बॉडी का और गर्मी में भी वही सेम तापमान रहेगा बॉडी का। बट जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे हम लोग कैसे हैं,
हमारा तापमान है 37 अंश सेल्सियस, चाहे वो ठंडी के मौसम में हो चाहे वो गर्मी के मौसम में। तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर बॉडी का है वो एक तरीके से कैसा है, कांस्टेंट है, कभी भी बदलता नहीं है। ठंडा के मौसम 22 डिग्री नहीं हो जाते। तो इसलिए ऐसे प्राणियों को बोलेंगे वार्म ब्लडेड प्राणी। और जिनका बॉडी का टेम्परेचर समय के साथ बदले, कि ठंडी में कम हो जाए और गर्मी में ज्यादा हो जाए, तो इन्हें बोलते हैं ठंडे या विषमतापी। यानी कि इनका जो टेम्परेचर है वो डायनामिक होता है, अर्थात तापमान के आधार पर बदलता रहता है। ठंडी में तापमान कम हो गया, गर्मी में तापमान ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वार्म ब्लडेड में दो ही आते हैं, सभी मैमेलियन और सभी बर्ड्स, जैसे इंसान, शेर, भालू। भालू तो नहीं लग रहा, क्या कौन जानवर है ये? ठीक है, डॉल्फिन। नहीं नहीं, ये डॉल्फिन लग रही है। हाँ, और बर्ड्स में जितने बर्ड्स आते हैं, कोल्ड वाले में फिश, रेप्टाइल और एम्फीबियन, है ना। तो इतने आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम थोड़ा सा इसे पढ़ाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ वाला हिस्सा है, कौन सा, जो छोटे वाले हैं, यानी कि लाइकेन, बैक्टीरिया, इनके बारे में बताएंगे। आप करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री नए सिरे शुरू किया तो अच्छे रहेगा ना, तो इसलिए उसको हमने सोमवार के लिए रख लिया। क्या भैया, टेस्ट ये लोग लेते रहेंगे आपका समय के साथ, शनिवार संडे। जब अभी दरअसल सारी व्यवस्था कहां पर चल रही है, उस टेस्ट पर जो रेगुलर टेस्ट चल रहा है, ऐसे ही आपका भी एक टेस्ट होगा, है ना। तो जो 72 वालों के लिए ऐसे ही हर स्तर पर काम होगा, परेशान ना हुआ करिए। जब ये लोग लेंगे ना तो हम आपको बताते रहेंगे। जैसे एक हुआ है, बाकी भी होता ही रहेगा, है ना। जैसे ही ये फ्री पाएंगे अपने आप को स्वतंत्र, आप बस रिवीजन करते रहो, है ना। अगर मान लो लेट होता है तो एक साथ लेना शुरू कर देते हैं कि भाई आज कल परसों 3 दिन एक साथ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। खैर, करीब 31 टेस्ट चल रहे हैं। कितने? 31, इनमें से 15 मेन फॉर्म के हैं और 15 विषयवत हैं। उसके बाद क्लास के भी बीच में चलते रहते हैं। तो इतने सारे टेस्ट हो जाएंगे कि आप लास्ट जाते जाते लगभग 5-10 हजार MCQ अपने साथ हाथी आके ले जाएंगे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत सोचिए कि होगा ही नहीं, कुछ सब होता है। और आपसे ज्यादा जो आपके बारे में सोच विकसित करते हैं हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको भी जितना लगी है उतना हमें भी लगी हुई है ना सिलेक्शन को लेकर के। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इतने हजार लोगों को पढ़ाने के बाद, तो हम बहुत लंबा सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में, है ना। तो हमारा भी अंतिम उद्देश्य होता है कि अंतिम की इनका भी हो जाए, इनका भी, हर किसी का सिलेक्शन हो जाए और क्लासरूम से हो, है ना, इंटरव्यू वाला ना हो। दो तरह का होता है ना, एक तो होता है कि क्लासरूम वाला, एक होता है कि हमारे यहाँ खाली आके क्या कर दिया। तो हम उस पर ज्यादा भरोसे ही नहीं करते। अगर वो हमारे वाला है, जैसे आप आए और इंटरव्यू दे दिए, तब तो अच्छी बात है, तब तो हम ढोल पीटेंगे कि हमारे यहाँ इन्होंने आया, जब आए थे इनको हमने नाश्ता पानी कराया, खाना खिलाया, जिंदा रखा। लोग ऐसे बोलता है ना। उसके बाद फिर जब जिंदा हो गए तो इनको हमने क्या किया, पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद देखो आज अफसर बना दिया, तो आज आंखें दिखा रहा है। चलिए, नहीं नहीं, आप बहुत प्यारे हो। कल वो भैया आए हैं जो कल विवाद कर लिए थे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब बढ़िया जा रहा है? ठीक। चलिए, कई बार हो जाता है मन में विवाद की स्थिति, पर कभी ज्यादा मत किया करो। तो हम लोगों ने कल देखा था, कार्डेटा पर पहुंच गए थे। और कार्डेटा वो हैं जिनमें हमने देखा था रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो अभी अपने आसपास बहुत प्रकार के कार्डेटा पाए जाते हैं, जिनमें से हमारे पास दो कल देखे थे, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो सबसे पहला जो कार्डेटा वो पीसिया है। पीसिया कार्डेटा कहता है मछली वर्ग वाला, जो मछली या मत्स्य वर्ग होता है, इसे हम पीसिया कहते हैं। इसमें वो सभी मछलियां आती हैं जो नॉर्मली
मछली के स्तर पर समुद्र में, मीठे पानी में या तालाब में होती हैं। हालांकि समुद्र में डॉल्फिन भी होती हैं, व्हेल भी होती हैं, लेकिन वो पिसिया समूह में नहीं आती। उनको हम रखते हैं अस्तनधारी में, है ना, मैमेलियन समूह होता है, मैमेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मछलियों को जो अध्ययन है वो इकिथोलॉजी कहलाता है। तो कई बार पूछा गया सवाल है, स्टडी ऑफ फिश इकिथोलॉजी। तो इस वर्ग में मछलियां शामिल होती हैं जिनके हृदय में, ये तो आप पहले से भी जानते हो कि मछलियों का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है, क्योंकि इनमें एक कलिंद और एक निलय होता है। सांस के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती हैं और बाह्य कंकाल के रूप में सल्क पाया जाता है। देखिए मछलियों को जब लोग खाते हैं तो ऊपर से सल्क को छीलते हैं, क्योंकि सल्क होने से पानी का बुरा प्रभाव इनके शरीर पर नहीं पड़ता है। टूना और ओपाह मछली दो ऐसी मछलियां हैं जो अपवाद है। अपवाद ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है। हमने कल देखा था कि मछलियां जो है वो किस में आ रही थी, कोल्ड ब्लडेड में आ रही थी, लेकिन कुछ मछलियां कोल्ड ब्लडेड ना होके वार्म ब्लडेड होती हैं, जिनमें से दो नाम याद रखिएगा, टूना और ओपा। मछलियों के मुख्य दो समूह होते हैं, जिनमें से एक है कॉन्ड्रीसाइट्स और एक है ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो कॉन्ड्रीसाइट, इसमें स्कोलोडियन या इनको बोलते हैं सार्क, या सार्क को बोलते हैं डॉगफिश, और दूसरी होती हैं तारपीडो। ध्यान देना, जो कॉन्ड्रीसाइट्स होती हैं इनमें हड्डी नहीं होती, ये बोनलेस होती हैं, बिना बोन के ही काम कर रही हैं। और जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये बोन के साथ होती हैं, यानी कि, और आमतौर पे जो हमें मिलती हैं वो बोन वाली मिलती हैं। इनमें से जो नदी, पोखर या समुद्र में रहती हैं, जैसे कि रोही हो गया, कतला हो गई और मांगुर, जिन्हें हम कैटफिश के नाम से जानते हैं, ये बहुत कॉमन मछलियां हड्डी वाली हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि स्कोलोडियन और कॉर्निवोरस सार्क या डॉगफिश और टारपीडो ये बोनलेस हैं, इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। और दूसरी ऑस्टियोसाइट्स हैं जो कॉमन रिवर और पॉन्ड्स में होती हैं, जैसे रोहू, कतला और मांगुर या कैटफिश, या लास्ट में बहुत फेमस है सनफिश या सूर्य मछली जो इसमें आती हैं। अब सवाल आता है कि सबसे बड़ी मछलियों के और सबसे छोटी मछलियों ग्रुप क्या है। तो सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ध्यान देना, व्हेल शार्क मतलब ब्लू व्हेल नहीं, ब्लू व्हेल मछली में आती नहीं, मछली में कौन आएगा, शार्क आती है। व्हेल जाती है स्तनधारियों में। तो सबसे बड़ी मछली इस तरह से व्हेल शार्क आएगा। दूसरा आती है बास्किंग शार्क, तीसरा आती है ग्रेट व्हाइट शार्क और चौथी आती है टाइगर शार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी मछलियां जो होती हैं इनको हम डॉर्फ गोबी कहते हैं या पीडोक्राइप्स, या ये इतनी छोटी हैं कि हमारे हाथ पे आ जाती हैं, यानी कि उंगलियों पे रखोगे तो इस पॉइंट पर आ जाएंगी, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ मछलियां जो होती हैं वो नाम मछली लगती हैं लेकिन वो मछली होती नहीं है। ये वो हैं जो एग्जाम में आती रहती हैं, जैसे जेलीफिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश, कटल फिश, रेजर फिश, हैग फिश, स्टार, डेबिल, क्रे, सेल और क्रे तो हो गया, तो दो बार लिखा गया है। तो अब इतना याद रखना है, इन्हीं में से एक उठा लेता है और पूछता है कौन सी मछली है कौन सी नहीं है, तो ये मछलियां नहीं है, इन्हें ध्यान में रखना है। बाकी जो मछलियां जहरीली होती हैं उनके नाम लिखे गए हैं। सबसे खतरनाक है स्टोन फिश, सबसे टॉप क्लास पर है, यहाँ पे सेकंड लिखा गया लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लिखेगा। और सेकंड पे है पपर। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टोन जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसे लगा कोई पत्थर सा रखा हुआ है, एग्जैक्टली ये स्टोन फिश है। नंबर 3 पर है लायन, इलेक्ट्रिकल ईल है, पिरान्हा है, टाइगर फिश है और शार्क है। ये 5-6 ऐसे नाम हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं। इनमें अगर इंसानों के पास गई तो ये काट लेती हैं और जहर भी फैलता है। और कुछ मछलियां सत्य हैं, जैसे डॉगफिश, सी हॉर्स, गैम्बूसिया, स्टोन फिश और कॉडफिश। इनके नाम लिखने से, जैसे डॉगफिश का मामला है या गैम्बूसिया की बात करें या समुद्री घोड़ा की बात करें, तो इनका नाम आमतौर पे असत्य की तरह लगता है लेकिन ये सत्य है। बाकी कुछ मछलियां सजावटी होती हैं, जैसे हमारे एक्वेरियम में रखी जाती हैं, जिनमें से है ब्लू टैंग, गौरामी और एंगल फिश, बटरफ्लाई फिश, अरवाना, फ्लावर हॉर्न, गोल्ड फिश। ये बड़ी फेमस मछली है, गप्पी लोग रखते हैं अपने उसमें
टैंक में, और एक क्लाउन फिश है और एक डिस्कस है। ये मछलियां हमारे सजावटी कार्यों में आती हैं, यानी कि इनको लोग कुछ लोग लगाते हैं घर में जो शौकीन लोग हैं, या कई हॉस्पिटल कभी जाओ तो हॉस्पिटल में भी दिख जाता है। चूंकि जो भी हो, अगला है एम्फीबियन क्लास के प्राणी, यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और प्लस में स्थल, दोनों स्तर पर रहते हैं। जब मन करता है तो ये स्थल पे आ जाते हैं, जब मन करता है ये पानी में चले जाते हैं। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यार कौन सा लगाए हो आप, अभी आज जो भेजेगा उसको लगाओ ना। कैसे लोग बैठते हो, कितने दिन से सीख रहे हो आप? करीब 2.5 साल हो गया सीखते हुए आपको, अभी भेजा गया बेटा ना, उसको लगाओ। ये लोग करते क्या है ना कि एक नाम पकड़ लिए, अब आप कुछ भी भेजो लगाएंगे वही जो पहले इनके पास था। क्यों? क्योंकि डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वहां से हटाना पड़ता होगा। तो इससे बेहतर है कि एक लगा दिया जाए। चलिए, लगभग आप 2-2.5 महीने सीख रहे हो, थोड़ा जल्दी सीखो यार, है ना। इतना टेक्निकल तो आजकल दुनिया बहुत आसान हो गई है, बहुत इजी टास्क है ये। सही करिए। यहां से हमें इनके नाम याद करने होते हैं कि कम से कम 5-6-7 उभयचर। जैसे उभयचर के नाम पर इंसान को मेढक ही याद आता है। दूसरा कोई अगर उठाए दिमाग में तो क्रोकोडाइल उभयचर है। तो रेप्टाइल क्या है? अरे महाराज चलिए, क्रोकोडाइल धरती पर बहुत देर नहीं रह सकता, भाग जाता है वो, है ना। उसको कहो कि आप पूरी सुबह शाम तक धरती पर रहो तो पगला जाएगा वो। और जो उभयचर होते हैं वो धरती पर भी रह लेते हैं और पानी में भी ठीक ठाक समय बिताते हैं, ये ध्यान देना। लग गया भैया? अच्छा, आज दरअसल वो दूसरा वाला आया नहीं है ना जो लगाता है। ये जो सीखने का तरीका है मात्र 3 दिन का है। आजकल तो छोटे बच्चे देखता हूँ मोबाइल चला लेते हैं, मुश्किल से 5-6 साल के बच्चे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। रियलिटी बता रहे हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो एडिट करके डाल देते हैं तत्काल। तो अगले हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में ध्यान रखना कि इनमें त्वचा, फेफड़े और गिल्स तीनों के माध्यम से सांस लेते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो। इनके हृदय में 3 चैम्बर है, ऊपर 2 अलिंद है और नीचे एक निलय होता है, और शरीर पर बाल उपस्थित नहीं होते। एम्फीबियन का और रेप्टाइल्स का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी दोनों के लिए, उभयचर के लिए भी यही कहलाएगा, और दूसरा सरीसृप या रेप्टाइल के लिए भी यही एक ही अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी के तहत दोनों का अध्ययन कर लिया जाता है, क्योंकि सरीसृप और उभयचर में बहुत अंतर नहीं होता, बस खाली टाइमिंग का अंतर होता है कि जो उभयचर हैं वो पूरा समय बिता सकते हैं धरती पर। सरीसृप धरती की तरफ आते तो हैं, जैसे घड़ियाल देखा होगा आपने, तो कई बार वो आके बाहर बैठा रहता है, लेकिन बहुत देर तक बैठने का संभावना उसके पास नहीं, वो भाग जाएगा पानी में। यानी कि अधिकतम उसकी जो निर्भरता है वो जल के साथ है। तो ध्यान देना, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, जैसे फ्रॉग तो सबसे फेमस यही है, और फ्रॉग के अलावा एक होते हैं टोड। ध्यान देना, ये भी विषैले मेढक की श्रृंखला में आते हैं। टोड का काटना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इनमें विष होता है ना। टैडपॉल अलग बात है, टैडपॉल मेढक के छोटे बच्चे होते हैं, टोड अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, टी फ्रॉग या हायला, इनमें भी जहर होता है। ये रहते हैं पेड़ों पर। तो 3 तरह के मेढक मिले, एक टी फ्रॉग या हायला, एक है असली फ्रॉग जो हम जानते हैं, और एक है टोड। एक और एग्जांपल में आता है सैलामेंडर। सैलामेंडर को हिंदी में सैलामेंडर ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसके अलग बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और एक है न्वेट, न्वेट भी सैलामेंडर ही है, बस खाली अलग दिखने की वजह से इसका नाम न्वेट रखा गया है। और एक है एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा एक ऐसा प्राणी है,
पूरे एनिमल किंगडम का, जिसके पास सबसे बड़े आकार का आरबीसी होता है। आपने पता नहीं से कभी देखा है। एक और है कैसिलियन। तो अब याद रखना कि केवल मेढक ही नहीं है, मेढक, टॉड, हाइला या ट्री फ्रॉग। तीसरा सैलामेंडर, नोएट, एम्फ्यूमा और कैसिलियन, इतने सारे एम्फीबियन में आते हैं। अगला है क्लास रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब ये सरक कर चलते हैं या रेंग कर चलने की इनमें पास क्षमता होती है। अब याद रखना नाम इनके कौन कौन से हैं। तो एक है क्रोकोडाइल, जिसे हिंदी में कहते हैं मगरमच्छ, और एक है एलिगेटर, इसे कहा जाता है घड़ियाल, और एक होते हैं डायनासोर, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, है ही नहीं। तो ये तीन तो याद रखने हैं। इसके अलावा जितने भी सांप होते हैं, सभी सर्प, सभी तरह के सर्प इसी में आते हैं, स्नैक, जिनमें से एक तो बाई पर दिखा हुआ है। छिपकली में एक अलग छिपकली जिसे कहा जाता है गेको। किंग कोबरा भी सांप हो गया, गेला मॉन्स्टर, थ्रोनी डेबिल, माम्बा। माम्बा भी सांप की श्रृंखला में आते हैं, और घड़ियाल हमने देख ही लिया, और पाइथन भी सांप में आते हैं। तो ये लगभग सभी सांप, छिपकली, घड़ियाल और मगरमच्छ, डायनासोर, गैला मॉन्स्टर और थॉर्नी डेबिल, ये ऐसे कई सारे नाम हैं जो रेप्टाइल्स में आएंगे। अब ध्यान देना, भारत में कुछ सांप बड़े जहरीले हैं, पॉइजनस हैं, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक पावर है। इनमें से सबसे फेमस है रसेल वाइपर, नाम सुना है। एक है इंडियन कोबरा, नाजा, नाजा के नाम से जानते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है बहुत फेमस है, लोगों ने पूछा भी कई बार है, नाजा नाजा। एक होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा भारतीय कोबरा नहीं है, वो पूरी वर्ल्ड वाइड पाया जाएगा, और वो ज्यादा टॉप क्लास का पॉइजन रखता है। इंडिया में जो आते हैं वो इंडियन कोबरा होते हैं, और इनके पास भी पॉइजन लोकल क्लास का नहीं है, ठीक ठाक क्लास का है। अगर ये काटते हैं तो इंसान फिर सीधे जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा एक और है कॉमन करैथ, है ना, इसको हम बंगारिस के नाम से जानते हैं। कॉमन करैथ हमारे आपके यहाँ मिलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, और आमतौर पे मौत के बहुत सारे कारकों में से एक कारक है ये। उत्तर प्रदेश बिहार में अब इससे बरसात का सीजन आ रहा है, अब ये काटना शुरू करेंगे, है ना। गर्मी से शुरू करते हैं मई जून से, और जुलाई अगस्त तक ये काटते रहते हैं। कारण कि हाँ भाई, भूसा रखा हुआ है, उसमें हाथ आदमी गया निकालने के लिए, वहां काट लिए। कई बार, चूंकि आजकल गांव में उज्ज्वला योजना तो है, लेकिन कहानी ऐसी है कि सिलेंडर भराने के पैसे उतने होते नहीं, तो आदमी लकड़ी, उपले आदि का इस्तेमाल कर ले रहा है, आज भी कर रहा है। तो अब वो इकट्ठा कहीं रखा रहता है, वहीं पे रहते हैं, उनका स्थान यही है। अब गया, हाथ से निकाला तो हाथ में डस लिया। अब कई बार बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि झराने के लिए झाड़ फूंक कराते हैं, या कई सारा चीज, सीधे हॉस्पिटल ले नहीं जाते। तो हॉस्पिटल लाने से एंटी वेनम, इनका जो इंजेक्शन है उसका नाम है एंटी वेनम, और प्लस में डेकाड्रान, एक दवाई आती है ना डेकाड्रान, जानते हो, व्हाइट कलर की होती है, छोटी छोटी, डेकाड्रॉन। तो हाँ, खून को पतला करेगी। तो डॉक्टर ये दो दवाएं देते हैं डोज के हिसाब से कि कौन सा, बस ये अगर उनको ये पता चल जाए कि कौन वाला काटा है तो ज्यादा आसान होता है। नहीं भी पता चलता तो हालात देख के 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन तक देने की क्षमता रखते हैं कि कुछ कुछ देर में, और इसको बार बार, बस जब भी कभी स्नैक बाइट हो तो हमें वॉकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। दूसरा, अवॉइड करना चाहिए कि हमें किसी भी तरह का कट नहीं लगाना चाहिए, और किसी भी तरह का सक नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग खून कट कर देते हैं या सक कर देते हैं, और एक काम करते हैं कि वो बहुत टाइट बांध देते हैं। टाइट बांधना नहीं चाहिए, इससे जब कभी खुलता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लड आप रोक नहीं पाओगे ना, ब्लड तो चलता ही रहेगा। इनका मेन टारगेट ऑर्गन होता है न्यूरॉन। जो टारगेट ऑर्गन है काटने के बाद वो है न्यूरॉन, यानी हमारा ब्रेन। और दूसरा आपने पढ़ा होगा, यहां पे एक पेशी थी, याद है,
जिससे हमारा फेफड़ा अप और डाउन हो रहा था। डायफ्राम याद है? हाँ, तो अगला टारगेट है इसका डायफ्राम। ये डायफ्राम को अप और डाउन नहीं करने देता, और जब अप और डाउन नहीं करने देगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सफोकेट होके मर जाएगा आदमी। तो पहला ब्रेन और दूसरा डायफ्राम, ये दो इसके टारगेट ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये जहर भरा हुआ है भयंकर तरीके से। कुछ और हैं जो जहरीले नहीं हैं, जैसे इंडियन पाइथन, अजगर सबसे वजनदार है। अजगर करने चाकरी भी नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता, खाली बैठा रहता है ऐसे ही। कई बार ये देखो तो जानवर निकल जाते हैं, अब गांव वाले पूरा परेशान हो जाते हैं, इसको मारा जाए पकड़ के। एक और होता है इंडियन सैंड बोआ, ये भी जहर नहीं रखते, आराम से, बहुत लेजी होते हैं ये, चुपचाप जहां रहते हैं बैठे रहते हैं, परेशान ना करो इनको। इंडियन रेट स्नैक, चूहे खाते हैं ये, तो ये भी जहर नहीं रखते। और एक है किलबैक, इनमें भी कोई जहर नहीं है, इन्हें हम पनिया टाइप के बोलते हैं, पानी में होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं पानी में। तो ये अगर ये काट ले रहे हैं तो पहली बात तो काटते नहीं, काटता तो कोई नहीं है ना। नाजा नाजा को छोड़ दिया जाए तो नाजा टफ है थोड़ा, वो एकदम ऐसे बैठा रहेगा, है ना। तो हाँ, उसके पास बड़ी पावर है भाई, शक्ति है, वो राजा है किंग नाम है उसका, तो उससे बचा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। गांव वाले तो मारते हैं, मैं देखा है लाठी से, है ना। यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे जो सांप मार के आए होंगे। हाँ हाँ, बच्चियों के तो बस में नहीं है, सांप मारे एक आध ना आप, हाँ कुछ होंगी, बहादुर बच्चियां होती हैं, है ना। तो बाकी ये तो है सांप के हत्यारे, है ना, एक लठ मारते हैं पूछे सीधे, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, सांप मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब कई बार लटक गया एकदम सामने लेटे हुआ, क्या हुआ। तो ऐसा हुआ है भाई, गांव के स्थितियों में होता है, बड़ा जहर है। अगला है क्लास एविस। एविस जो क्लास है, इसको पक्षी का समूह कहते हैं, बर्ड्स का। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है, मतलब बैक गियर लगा है इसमें, बैक गियर लगाया, सन से पीछे चला गया। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, जो दौड़ता है। अभी देखो केरल में एक ऑस्ट्रिच फेमस हुआ था ना, गलियों में घूम रहा था। पक्षियों के अध्ययन बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना। इनके पास जो उड़ने की क्षमता होती है वो होती है, इनका जो बोन होता है इसमें बहुत छिद्र होते हैं, यानी कि ये स्पंज नुमा होता है, और यही वजह है कि इनमें उड़ने की क्षमता आ जाती है। इनके पास किसी भी तरह का दांत नहीं है, बल्कि दांत या क्या है, चोंच है ना। आगे देखते हैं। अब लास्ट जो क्लास है वो है मैमेलियन, जिनमें से हम आ पाते हैं। तीन तरह से डिवाइड होता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। हम लोग इसमें आते हैं यूथीरिया में, क्योंकि यूथीरिया वो हैं जो सीधे बच्चों को जन्म दें और इनके पास प्लेसेंटा हो और बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाएं, वो यूथीरिया कहलाते हैं। ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात इनके पास डेवलप्ड प्लेसेंटा उपलब्ध होता है। जो मेटाथीरिया होते हैं ये मार्सुपियल होते हैं, अर्थात ये अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। और जन्म देने के बाद इनके पास विशेष मार्सुपियल थैली होती है, और इसी थैली में बच्चों को रखते हैं। जैसे कंगारू आपने देखा होगा, तो कंगारू के पेट में ही एक बच्चा अपना सर निकाल के रहता है, और वो 2 4 6 महीने या साल भर तक रहता है, जब तक कि थोड़ा बड़ा ना हो जाए, और उसके बाद जब विकसित हो जाता है तो बाहर निकल आता है। इसके बाद है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, यानी अंडा देने वाले स्तनधारी है। तो ये स्तनधारी, यानी कि जब बच्चे विकसित हो जाते हैं तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ये अंडा देते हैं। तो एक अंडा, एक अविकसित बच्चा और एक कंप्लीट डेवलप्ड चाइल्ड। तो एक क्या कर रहा है, एग लेइंग कर रहा है, एक सेमी डेवलप
ऑफ स्प्रिंग दे रहा है और एक कंप्लीट टेबलेट ऑफ स्प्रिंग दे रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब एग्जाम में यूथीरिया से सवाल नहीं आता, एग्जाम में सवाल आता है प्रोटो और मेटा से। तो देखा जाए कि हमारे पास प्रोटोथीरिया कौन है। दो ही बड़े फेमस प्रोटोथीरिया अभी रह गए हैं धरती पर, बाकी लगभग विलुप्त हो गए हैं। एक प्रोटोथीरिया है एक्टिना और एक है प्लेटिपस। एक्टिना और प्लेटिपस, हिंदी में भी इसी ही नाम से जानते हैं, अलग कोई नाम इनके पास नहीं है। एक्टिना और दूसरे हैं प्लेटिपस। कभी देखे हो इनको दोनों को? नहीं देखे हो तो अभी यहां देख लो कि चिड़ियाघर खोला हूं मैं आज, है ना, तो आराम से देखते चलो। क्या भैया? हाँ, बिना पैसे का। तो एक्टिना और प्लेटिपस ये दोनों के दोनों अंडे देने की क्षमता रखते हैं और अंडे के बाद इनके बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं। मार्सुपियल में सबसे फेमस है कंगारू, एक होता है कोआला, बड़ा लेजी लेजी टाइप का जानवर है ये, पेड़ की डाल पकड़ के ऐसे बैठा रहेगा, जब बुलाओगे तो देख लेगा फिर शांत हो जाएगा। तो अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो बड़े कोआला मारे गए थे, वहां के जंगलों में होते हैं ये। दूसरा एक और है वॉम्बैट। वॉम्बैट भी अपने बच्चों को विकसित तरीके से, अविकसित होते हैं विकसित करता है। एक और तरीका है वाल्बी, वाल्बी भी ऐसे रखते हैं। और मार्सुपियल वुल्फ होते हैं, यानी कि भेड़िए। अब ये उतने पाए नहीं जाते, इनमें भी अविकसित बच्चे विकसित होते हैं। आपको जो याद रखना है वो है ओपोसम, ये चूहा टाइप का होता है। ओपोसम अपने पास थैलियां रखते हैं और एक साथ 5-7 बच्चों को अपनी पीठ के बगल से निकालते हैं ये, और 2-3 महीने तक उनको विकसित करने के बाद फिर बाहर निकालते हैं। तो ओपोसम, कोआला, कंगारू, ये 3 याद रखिएगा। बाकी वॉम्बैट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये है स्लॉथ, जानते हैं इनको? ये बहुत दुनिया के सबसे लेजी हैं ये, इनसे आलसी धरती पर कोई नहीं है। मतलब ये इतने लेजी हैं कि बच्चा जन्म देने के बाद भूल जाते हैं कहां गया, है ना। मतलब स्थिति ऐसी है कि 12-15 दिन तक पेड़ पर सो सकते हैं, जगते ही नहीं, आप नहीं सो सकते। तो अगर कोई लेजी है तो उसकी संज्ञा यदि सलाद की तरह क्यों पड़े। तो अब चूंकि देखो हमने यहां पर वो एग्जाम्पल डाले हैं जो आप नहीं जानते, और वो यही पूछते हैं जो आप नहीं जानते। वो आपसे यूथीरिया में गाय भैंस बकरी थोड़ी ना पूछेंगे, आते वो भी हैं क्योंकि सब बच्चे देते हैं, लेकिन हमें वो नाम याद रखना है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा एक है एंट ईटर, इसे बोलते हैं चींटी खोर। ये अपना ये जो देख रहे हो पतला सा मुंह है, चींटी की बिल में डाल देता है और सारा तेजी से खींचता है ऐसे वैक्यूम की तरह, और जब खींचेगा तो सारी चींटी अंदर आ जाएंगे और बैठ के फिर थोड़ी देर तक खाएगा। ये भी सीधे बच्चे देता है। इसके अलावा एक होता है आर्मडिल्स। आर्मडिल्स भी लगभग, यहां तो चित्र है नहीं, आज जाके देख लेना मोबाइल में तो दिख जाएगा। ये भी विकसित तरीके के बच्चे दे रहे हैं। बैट्स यानी चमगादड़, चमगादड़ भी एक विकसित मैमेलियन है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। एलिफेंट, स्क्रू भी इंपॉर्टेंट है, और व्हेल और ह्यूमन, आप तो इन्हें भली भांति जानते हो। बाकी अब जो बच रहे हैं गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी, वो सब किस में आएंगे? यूथीरिया में। जो एग्जाम में आएगा वो इतना ही आएगा, एक आएगा आर्मडिल्स, एक आएगा स्क्रू, एक आएगा बैट्स, बाकी स्लॉथ और एंट ईटर या चींटी खोर के नाम पूछे जाएंगे। इतना ही नाम अगर याद कर लीजिए तो अपना काम बन जाएगा। तो यहीं पर ये संपन्न हो गया। आपने भरोसा जताया, इसलिए धन्यवाद। अब आप पन्ना पलट लीजिए और जो बचा हुआ बैकलॉग है उसे हम पूरा कर लेते हैं। यानी कि इसके लिए 2-4 पेज जो छोड़ना छोड़ लीजिए। और हमने शायद छोड़ रखा है पादप जगत का कार्यक्रम, और जहां तक मुझे याद है उसमें टॉपिक था थैलोफाइटा, है ना। हाँ, मतलब अगर आपने कल लिखा हुआ है
तो आप यहां तो 2 ही पेज में आ जाएगा। अगर एक भी नहीं लिखे हो, आलस्य पराकाष्ठा है, सलात बन चुके थे, तो फिर आप ऐसा करो कि 4-5 पेज छोड़ दो। तो थैलोफाइटा में हमने देखा था 4 एग्जाम्पल, और उन चारों में से जो पहला था उसे हमने जाना था शैवाल, याद है? एल्गी। दूसरा था बैक्टीरिया, जीवाणु। और तीसरा है लाइकेन। और चौथा है फंगस। तो इन्हीं में से हम सब पर विचार करेंगे। लिखिएगा नंबर 1 शैवाल या एल्गी। लिखिएगा शैवाल या एल्गी। लिखिएगा शैवाल या एल्गी। लिखिएगा शैवाल या एल्गी। लिखिएगा अध्ययन ब्रैकेट लिखिएगा, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी। ब्रैकेट कर देना, फाइकोलॉजी। अध्ययन बोलते हैं फाइकोलॉजी, या कई बार एलिगोलॉजी भी बोल देते हैं। तो 2 नाम लिख देना ब्रैकेट में शैवाल के, फाइकोलॉजी या एलिगोलॉजी। फाइकोलॉजी या एलिगोलॉजी। तो बिंदुवार लिखिएगा शैवाल। लिखिएगा पहला पॉइंट, शैवाल मीठे जल और समुद्री जल दोनों में होते हैं। लिखिएगा एल्गी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर बोथ। एल्गी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर बोथ। लिखिएगा फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर बोथ। मोहम्मद सोनू भैया, थोड़ा सा सानू सोनू जो भी हैं, थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल किया करो दोस्त। ये करें कि आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक टॉपिक छोड़ दिया है। जरा सोचो कि अगर मैं नहीं बताता तुम कैसे मुझसे पूछ पाते। इतना ध्यान दो ना। और जब मैं कोशिका पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर ओपैरिन का सिद्धांत प्रॉपर लिख करके समझाया था बेटा। हर बातें लिखाई नहीं जाती हैं, है ना। बाकी रही बात पूरा होने की, तो कभी भी कोई आज तक कोई विषय पूरा नहीं कर पाया दोस्त, न तुम न हम। हम भी तो एक अध्यापक के साथ साथ छात्र ही तो हैं। विज्ञान के हम एक मजबूत छात्र हैं, और आपको मजबूत छात्र बनाने का प्रयास हमने किया, और अब आप लगभग मजबूत बन गए हो, और इतनी बायोलॉजी पढ़ ली हो जितनी की कि यूपीएससी का छात्र भी नहीं पढ़ता। इतनी बायोलॉजी है ये। और अब आप एग्जाम दीजिए, अगर 10 में से 9 नहीं आएगा तो आकर के बताना। कोई भी एग्जाम दीजिए तो 10 अगर सवाल पूछा, 9 आप निकाल ले जाओगे। बशर्ते आप इसे क्या करिए, रिवीजन रखिए, है ना। अब आप एक सवाल और कर सकते हो कि आपने वो नहीं पढ़ाया है जेनेटिक्स। तो मैं कहूंगा कि मैं हर कदम पे जेनेटिक्स पढ़ाता चला हूं। जब हम आपको हीमोफीलिया पढ़ा रहे थे या वर्णांता पढ़ा रहे थे तो क्या मजाक कर रहे थे? कुछ टॉपिक्स ना साथ साथ चलते हैं, अलग से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। और कोई सवाल भैया? सर रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, कई बार मन नहीं करता पढ़ाने का, है ना। चलिए, नहीं मन करता तो क्या कर सकते हैं। अब जितना पढ़ाए उतना याद कर लो, फिर हाँ, बाद में देखा जाएगा। पढ़ा दिए हैं मालिक, आप उस दिन आए नहीं थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। खैर, पहला पॉइंट डाल देना। क्या लिखा आपने? फ्रेश वाटर। अगला पॉइंट लिखिएगा शैवाल 1 सेंटीमीटर से लेकर के, शैवाल 1 सेंटीमीटर से लेकर के मीटर या 100 मीटर तक, मीटर या 100 मीटर तक की लंबाई वाले होते हैं। देखिएगा द लेंथ ऑफ एल्गी, द लेंथ ऑफ एल्गी इज 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर प्लस। The length of algae is 1 centimeter to 100 meter plus, 100 meter plus, 100 मीटर प्लस। मतलब कहने का मतलब छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। 100 मीटर मतलब समझ रहे हो?
पूरा इलाका कवर कर लेंगे, इतने बड़े बड़े सवाल पाए जाते हैं। इसके बाद लिखिएगा तीसरा पॉइंट, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एल्गी, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। It has both sexual and asexual capability. It has both sexual and asexual capability. इनके पास लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। इनके पास लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल्स। देखिए नंबर 1, ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम। पहला एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम। आगे लिखिएगा, इसे हम बोलते हैं रेड शैवालिया, लाल शैवालिया, रेड एल्गी। ये होता है लाल सागर में, इसी से लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। लिखिएगा, इट इज ए रेड एल्गी, यह लाल एल्गी है। प्रेजेंट इन रेड सी, लाल सागर में उपलब्ध होता है। हो गया। इसके बाद लिखिएगा सारगाशम, अगला सवाल है शारगाशम। नेक्स्ट लिखिएगा एल्गी शारगाशम, लिखिएगा शारगाशम। लिखिएगा यह एक भूरी शैवाल है, ब्राउन, यह एक भूरी शैवाल है या ब्राउन शैवाल है। इट इज ए ब्राउन एल्गी, यह एक भूरी शैवाल है, यह एक भूरी शैवाल है। और लिखिएगा प्रेजेंट इन डीप सी, प्रेजेंट इन डीप सी, गहरे समुद्रों में होती है। प्रेजेंट इन डीप सी, गहरे समुद्रों में होती है। इसका इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारे, फीडस्टक के लिए, और इसको मछलियां भी खाती हैं। तो लिखिएगा यूज फॉर एनिमल फीडस्टक, पशुओं के चारे के लिए, यूज फॉर एनिमल फीडस्टक, पशुओं के चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा सेफेलुरोस बेरेंसेंस। अगली सवाल है सेफेलुरोस बेरेंसेंस, सेफेलुरोस बेरेंसेंस। ये एक पैरासिटिक एलिगा है, परजीवी सवाल है। सेफेलुरोस बेरेंसेंस, सेफेलुरोस बेरेंसेंस, देखिएगा इट इज ए पैरासिटिक एलिगा। ठीक है, यह एक पैरासिटिक शैवाल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एलिगा, तो लिखा गया तो यह एक फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, खुद से भोजन बनाएगा। ये होगा ऑटोट्रॉफिक मोड है इसके पास। देखिए सेफेलुरोस बेरेंसेंस, क्या लिखा, एक परजीवी शैवाल है। ये बीमारी उत्पन्न करता है जिसका नाम है रेड रस्ट। लिखिएगा केस ऑफ रेड रस्ट डिजीज इन टी लीफ एंड गुआवा। लिखिएगा नीचे अगला पॉइंट, केस ऑफ रेड रस्ट डिजीज इन टी लीफ एंड गुआवा। लिखिएगा हिंदी में कि चाय की पत्तियों और अमरूद में, चाय की पत्तियों और अमरूद में रेड रस्ट नामक बीमारी का कारक है। चाय की पत्तियों और अमरूद में रेड रस्ट नामक बीमारी का कारक है ये। इसके बाद लिखिएगा डायटॉम्स शैवाल। अगली है डायटम्स शैवाल। नेक्स्ट है डायटम्स शैवाल। इन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जहां होती हैं वहां पेट्रोलियम के चांस बनते हैं। तो लिखिएगा इंडिकेटर ऑफ पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन्स। लिखिएगा हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम की सूचक, हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम की सूचक, इंडिकेटर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम, इंडिकेटर ऑफ हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम। अगली है लैमिनेरिया। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा लैमिनेरिया एल्गी, लैमिनेरिया एल्गी।
या लैमिनेरिया शैवाल। ये एक ब्राउन या भूरी शैवाल है, ब्राउन या भूरी शैवाल है, और इसी से हम बनाते हैं आयोडीन। इसकी राख को कहते हैं केल्प। तो लिख देना कि प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का उत्पादन, आयोडीन का उत्पादन होता है। प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन या आयोडीन का उत्पादन करते हैं यहां से। और शॉर्टकट लिख देना एस ऑफ लेमिनेरिया, लेमिनेरिया की राख, और उसका नाम हो जाएगा केल्प। लिखिएगा लेमिनेरिया की राख, या कई बार पाउडर बोलते हैं इसको। एस ऑफ लेमिनेरिया या लेमिनेरिया की राख को बोलेंगे केल्प, KELP। इसके बाद लिखिएगा अगला सवाल है, एक पहले ये वाला लिख दो तब इसको बताते हैं। लिखो ब्लू ग्रीन एलिगा, नीले हरित शैवाल, पहले इसको लिखो ब्लू ग्रीन एलिगा या नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलिगा या नीले हरित शैवाल। और ये एक प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन फिक्सन की, जिससे वायुमंडल के नाइट्रोजन खींच करके और उसे नाइट्रेट में बदलना होता है। जैसे कि धान के खेतों में जब पानी भरा होता है ना, तो इसी के साथ में ब्लू ग्रीन एलिगा पानी के साथ आ जाते हैं, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचते हैं और कन्वर्ट करते हैं NO3 नेगेटिव में, और इस NO3 नेगेटिव को रिसीव करते हैं प्लांट। प्लांट जब रिसीव करेंगे तो इनका होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ये वो काम कर रहे हैं जो काम यूरिया करती हैं। तो जिस इलाके में ब्लू ग्रीन एलिगा होंगे उस इलाके में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बगल में बना लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जितने भी ब्लू ग्रीन एलिगा हैं वो ये कार्य करते हैं, इनको हम BGA बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एलिगा के नाम से जानते हैं, BGA या ब्लू ग्रीन एलिगा के नाम से जानते हैं। तो इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सन करना या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, और ऐसा करके ये उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं और धान के खेतों में पाए जाते हैं। तो चित्र बन गया, नीचे लिखिएगा ब्लू ग्रीन एलिगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सन। नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लू ग्रीन एलिगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सन। नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दो और शैवाल याद रखिएगा, एक एनाबीना और एक नोस्टोक। इनके पास भी क्षमता होती है नाइट्रोजन फिक्सन कराने का। तो नीचे नोट डाल देना, एनाबीना एंड नोस्टोक एलिगा आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सन। एनाबीना और नोस्टोक, एनाबीना और नोस्टोक एलिगा आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सन। तो तीन याद रखना है, BGA, नोस्टोक और एनाबीना। एनाबीना, नोस्टोक आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सन। अब हम आते हैं इनके पास, इनका नाम है क्लोरेला।
अगली सवाल का नाम लिखिएगा क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल, इन्हें बोलते हैं स्पेस शैवाल, अंतरिक्ष के शैवाल। देखिएगा क्लोरेला शैवाल या स्पेस शैवाल, क्लोरेला शैवाल या स्पेस शैवाल, ये बहुत पोषक युक्त शैवाल होती हैं। भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि इंसानी जीवन में एक महत्वपूर्ण भोजन आ रहा है जिसका नाम है शैवाल की गोलियां। आज भी ये बनना शुरू हो गई हैं और लोग खेती कर रहे हैं। इस तरह की गोलियां मार्केट में आती हैं। तो क्लोरेला की खेती होती है। इनमें नॉर्मल पालक की तुलना में 21 गुना लोहा है। सामान्य गाजर की तुलना में 18 गुना के आसपास बीटा कैरोटीन है। प्रोटीन की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्ब भी ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। तो जब इतनी ज्यादा मात्रा में है तो इन गोलियों को ही खा लीजिए तो काम बन जाएगा। तो आप अगर अमेजोन पे जाके देखेंगे और सर्च करेंगे एलिगा टैबलेट, तो आपको बहुत अलग अलग कंपनियों के एलिगा टैबलेट मिल जाएंगे। परंतु मैं खाने की सलाह नहीं दे रहा, कारण कि मेरे पास अधिकार नहीं है। अपने रिस्क पर खा सकते हो, है ना, या कोई डॉक्टर कहे तो, है ना, पता चले कि आप लाके मंगा लिया, वो तो हमने तो क्लास में सुना था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी कोई सलाह इसमें नहीं है। लोग खा रहे हैं आजकल, अमीरों के यहाँ होता है। तो लिख देना क्लोरेला के नीचे, यह अत्यंत पोषक युक्त शैवाल है। लिखिएगा इट इज वेरी न्यूट्रिटिव एलिगा, यह अत्यंत पोषक युक्त शैवाल है। इट इज वेरी न्यूट्रिटिव एलिगा, अत्यंत पोषक युक्त शैवाल है। और से दूसरा लिखिएगा वर्तमान में इसकी गोलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लिखिएगा क्लोरेला टैबलेट इज वेरी फेमस एट प्रेजेंट। क्लोरेला टैबलेट इज वेरी फेमस एट प्रेजेंट। नंबर 2 लिखिएगा बैक्टीरिया। नंबर 2 लिखिएगा बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु। लिखिएगा यह एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं। यह एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं। एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं। नंबर 2 लिखिएगा मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर पैरासिटिक। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर पैरासिटिक, अधिकांश बैक्टीरिया परजीवी होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया परजीवी होते हैं। नंबर 3 लिखिएगा बैक्टीरिया सॉ सिम्बायोटिक नेचर विथ प्लांट्स। बैक्टीरिया सॉ सिम्बायोटिक नेचर, बैक्टीरिया सॉ सिम्बायोटिक नेचर, सिम्बायोटिक नेचर विथ प्लांट। बैक्टीरिया पादपों के साथ सहजीवी गुण दिखाते हैं। बैक्टीरिया पादपों के साथ सहजीवी गुण दिखाते हैं। अब सहजीवी मतलब दोनों को लाभ हो तो सहजीवी होते हैं। जैसे अगर बकुला भैंस की पीठ पे बैठा है तो दोनों को लाभ है। बकुले को सवारी मिल रही है, आश्रय मिल रहा है, और भैंस को थोड़ा पीठ खुजला रही थी तो अच्छा लग रहा है। अगर बकुला क्रोकोडाइल के ऊपर बैठा है, सर पे बैठा है, तो दोनों को लाभ है। क्रोकोडाइल अपना दांत मांजवा रहा है बकुले से और बकुले को मांस मिल जा रही है थोड़ी सी। मान लो बहुत ज्यादा मांस खा के आया क्रोकोडाइल, तो उसके पास ब्रश तो है नहीं कि दांत मांजे, तो आकर के दांत खोल के बैठ जाता है। धूप में, धूप सेक रहा है, बकुले उड़ के आते हैं और वो बैठते हैं उनके मुख पर, तो उनको लगता है कि चलो ब्रश आ गया। तो ब्रश आ गया, थोड़ा सा वहां से माइक्रो लेवल में मांस मिल गई। बकुले के पेट कितना ही बड़ा छोटा सा होता है, तो एक को भोजन मिल रहा है और एक को मजा आ रहा है, ब्रश चल रहा है उसका, तो दोनों को लाभ हो गया। तो क्या हो गया ये सिम्बायोटिक। जैसे आप और आपका दोस्त, आपने सब्जी बनाया, अगले ने रोटी बनाया, दोनों को लाभ हो रहा है। तो कैसे होंगे ये? सहजीविता की कहानी है। तो वैसे ये है, आमतौर पर जितने
लेग्यूम प्लांट होते हैं, अर्थात जो दलहन या पल्स होते हैं। इन दलहन की, जैसे मान के चलो कि ये अगर हम मटर मान लें, तो जो कि लग नहीं रहा है, तो नीचे जो रूट्स होती हैं ना, यहां पर ये नोड के रूप में उपलब्ध होते हैं, और ये हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इनका काम क्या है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचो और खींच करके कन्वर्ट कर दो NO3 नेगेटिव में और पेड़ पौधों को दे दो। तो लगभग ये भी वही हो रहा है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्शन। तो जितने भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो यही कर रहे हैं। बैक्टीरिया को घर मिल गया और पेड़ पौधों को क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। नीचे चित्र बना लेना, ये बैक्टीरिया के नीचे जहां पे सिम्बायोटिक लिखा है ना आपने, वहीं पर फिगर बनाइए कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद पेड़ पौधों को NO3 या नाइट्रेट देते हैं। NO3 नेगेटिव का मतलब है नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव मतलब है नाइट्रेट प्रदान करना, नाइट्रेट प्रदान करना। और सबसे फेमस एग्जांपल है इनका, इस बैक्टीरिया का, वो है राइजोबियम लेग्यूम। तो एक एग्जांपल डाल दीजिएगा। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूम। ये दलहनी पादपों में होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम। राइजोबियम लेग्यूम ये होते हैं दलहनी पादपों में। नंबर 3 लिखिएगा, फंगस या कवक। फंगस या कवक। हम यहां पर केवल पादप की चर्चा कर रहे हैं। बीमारी आप पढ़ चुके हो इनकी पूरी, कि बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी पैदा कर रहे हैं। लिखिएगा फंगस या लेग्यूम। लेग्यूम LEGUME लेग्यूम। राइजोबियम के नाम से सुनाई देंगे, है ना। अब लिखिएगा फंगस या कवक। लिखिएगा यह एकल कोशिका और बहुल कोशिका दोनों क्षमताओं वाले होते हैं। इट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह एकल कोशिका और बहुल कोशिका दोनों क्षमताओं वाले होते हैं। इट हैज लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहां पर हरित लवक की कमी होती है। इट हैज लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, hence most of fungus comes under parasitic or saprophytes. Hence most of fungus comes under parasitic or saprophytes. इसलिए अधिकांश कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी, परजीवी अथवा मृतोपजीवी, सब पढ़े हो आप कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं या परजीवी क्या होते हैं। परजीवी अथवा मृतोपजीवी के तहत आते हैं। इसलिए अधिकांश कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी के तहत आते हैं। अधिकांश कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी के तहत आते हैं। अगर लिखिएगा इट हैज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल कैपेबिलिटी। यहां पर लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन क्षमताएं होती हैं। यहां पर लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन क्षमताएं होती हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन क्षमताएं होती हैं। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल कैपेबिलिटी। सबसे फेमस कवक है इष्ट।
तो नीचे नोट डाल दीजिएगा कि ईस्ट इज ए वेरी फेमस फंगस। नोट नंबर 2 लिखिएगा एगरिकस फंगस। नोट नंबर 2 लिखिएगा एगरिकस फंगस। एगरिकस फंगस इन्हें बोलते हैं एडिबल फंगस या मशरूम। लिखिएगा एगरिकस फंगस के आगे लिखिएगा मशरूम या एडिबल फंगस। मशरूम या एडिबल फंगस, MUSHROOM, मशरूम। लिखिएगा खाने वाला फंगस या इससे जो हम मार्केट से लाते हैं 40-50 रुपए का, उसका नाम एगरिकस है। मशरूम या एगरिकस फंगस। मशरूम या एगरिकस फंगस। अगर लिखिएगा मार्सेला या गुच्छी फंगस। नेक्स्ट लिखिएगा मार्सेला या गुच्छी फंगस। मार्सेला या गुच्छी फंगस। मार्सेला या गुच्छी फंगस, ये भी एक खाने वाला फंगस है। लिखिएगा इट इज आल्सो एडिबल फंगस। यह एक भोज्य युक्त फंगस है। इट इज आल्सो एडिबल फंगस। यह भी एक खाने योग्य फंगस है एंड और अत्यंत महंगा है। इट इज वेरी कॉस्टली। 50,000 रुपए किलो अभी वर्तमान में रेट है इसका। देखिए इट इज वेरी कॉस्टली फंगस। यह अत्यंत महंगा है। अभी वर्तमान का रेट है 1 किलो लोगे तो कितना देना पड़ेगा? 100 ग्राम का 5,000 रुपया। तो आम व्यक्ति की बस की बात। मोदी जी को बताते हैं लोग ये खाते हैं, हमें तो मतलब मुझे नहीं पता, बट मैंने इसे खाया है। एक न्योता में गया था, है ना, भोज में। ये जम्मू एंड कश्मीर में गया था मैं, तो वहां पे ही होता है। इसका जो खेती है वो POK और लद्दाख, इन्हीं दोनों पे होता है। खेती होता भी नहीं, ये सब वाइल्ड फंगस है। इनकी कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। ये लोग, घर के लोग इकट्ठा निकलते हैं और दिन भर ढूंढते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम पा जाते हैं। तो 200 ग्राम मतलब समझ रहे हो ना, 10,000 काम हो गया। तो 4 लोग निकले, 200 ग्राम पाए, बेच के अपना 8-9 हजार कमा लिए। तो नीचे नोट डाल देना, यूपीएससी ने पूछ रखा है सवाल ये कि इसकी खेती संभव नहीं है। लिखिएगा इट इज नॉट कल्टिवेटेड। लिखिएगा कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, खेती संभव नहीं है। कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, खेती संभव नहीं है। इसी की गुच्छी की खेती संभव नहीं है। गुच्छी मशरूम की खेती संभव नहीं है। अब लिखिएगा हेडिंग लाइकेन। लास्ट है लाइकेन। लाइकेन लिखिएगा लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी प्लांट है। जब हम कभी फंगस देखते हैं और एल्गी यानी कि शैवाल देखते हैं, तो दोनों जहां होंगे जिस इलाके में, वहीं पर ये हरे हरे रंग में अब पतली सी लेयर बनाते हैं। तो लिख देना कि लिखिएगा इट सॉ सिम्बायोटिक नेचर बिटवीन फंगस एंड एल्गी। यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है। इट सॉ द सिम्बायोटिक नेचर बिटवीन फंगस एंड एल्गी, यही पूछता है बार बार। यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दिखाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा लाइकेन इज वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। लाइकेन इज वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन and get dry when excess amount of sulfur dye and get dry when excess amount of sulfur dioxide present in air and get dry when excess amount of sulfur dioxide present in air। यह हवा की, आपने हिंदी लिखा कि नहीं इसकी? अच्छा देखिए लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं
लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, अत्यंत संवेदनशील होते हैं। और जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जब हवा में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सूख जाते हैं, तो ये सूख जाते हैं। हेंस लाइकेन कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचकांक मानते हैं। इंडेक्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इंडेक्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का सूचकांक। अतः लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचकांक माना जाता है, या इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता का सूचकांक। एक को लिखिएगा आर, इंडेक्स ऑफ एयर क्वालिटी। अतः लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचकांक मानते हैं, अथवा वायु गुणवत्ता का सूचकांक, अथवा वायु गुणवत्ता का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ एयर क्वालिटी। तो यहीं पर जीव विज्ञान संपन्न हो गया, हमारी तरफ से 100% संपन्न हो गया। और रही बात कि आपका, तो अब आपका ही रोल है, हमारा कोई रोल अब नहीं है। अब हमारा जो रोल है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अब कल तो रविवार है, मंडे से हम लोग केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं कि 100% संपन्न बायोलॉजी। तो कॉपी जिनकी नहीं पूरी अपना पूरी कर लेंगे, बैकलॉग होगा उसको पूरा कर लीजिएगा। अंतिम सलाह यही है, वेट मत करना कि हमारा कोई आए फिर से पूरा कराए। आप अपनी नैया के खेवनहार स्वयं हो, क्योंकि अंतिम रूप में जिम्मेदार आप ही हो। हमसे कोई सवाल करने नहीं आएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये सच्चाई है। सवाल किससे करेगा? केवल आपसे। तो बस पढ़ते रहिए, सोमवार को मिलते हैं, अगली क्लास के लिए इंतजार करिए। थैंक यू। बस सारी बात बता दें।